Disclaimer. The story all names, characters, and incidents portrayed in this production are fictitious. No identification with actual persons, living or deceased, places, buildings, and products are intended or should be inferred. It is not our intent to harm plants or animals, and no living creatures were harmed during the making of this video. Please note that this video has been created for an audience of ages 13 and above only and is not meant for kids. एक छोटे से गांव में दीपिका नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी माता पिता 2 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी बीमार माँ शारदा देवी और छोटा भाई मोहन था, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। गांव में दिहाड़ी मजदूरी से घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। शारदा देवी की दवाइयाँ और मोहन की पढ़ाई का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बेटी, तू कब तक इतनी मेहनत करेगी? तुझे और मोहन को अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी। तेरी इतनी कमाई से तो सिर्फ मेरी दवाइयाँ ही पूरी होती हैं। मेरा मन कहता है तू शहर चली जा, वहाँ तुझे अच्छा काम मिल जाएगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यहीं कोई और काम ढूंढूंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मोहन अभी छोटा है। दीदी, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं काम करूंगा और माँ की दवाइयाँ लाऊंगा। दीपिका को पता था कि गांव में कोई रास्ता नहीं है। एक रात उसने बड़ा फैसला लिया। अपनी माँ को ये बताया कि वो शहर में एक अच्छी नर्सिंग की नौकरी के लिए जा रही है। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि वहाँ उसे हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जिससे घर का कर्ज उतर जाएगा। वो अगले दिन तड़के अपने कुछ पुराने गहने गिरवी रखकर और कुछ पैसे लेकर अपनी मजबूरी को दिल में दबाए शहर की ओर निकल पड़ी। मुझे कोई भी काम मिले मैं करूँगी। मैं अपनी माँ को मरने नहीं दूंगी और मोहन को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। शहर, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे सख्त बनना होगा। शहर पहुंचकर दीपिका ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह तनख्वाह बहुत कम थी या काम अपमानजनक था। एक दिन एक बाजार में उसकी मुलाकात एक चालाक और उम्रदराज महिला कमला से हुई। कमला ने दीपिका की खूबसूरती और उसकी मजबूरी को तुरंत भांप लिया। तू इतनी खूबसूरत है बेटी, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है छोटी मोटी नौकरी में? मेरे पास एक रास्ता है। पैसे का खेल है और तू रानी बन जाएगी। नहीं आंटी, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। मुझे बस ईमानदारी की कमाई चाहिए, जिससे मेरा घर चल जाए। ईमानदारी से तो इस शहर में भीख भी नहीं मिलती। मेरा तरीका स्मार्ट है। तू अमीर अकेले लड़कों से शादी कर, कुछ दिन उनकी बहू बनकर रह और पैसे लेकर गायब हो जा। तू सिर्फ उनका पैसा लेगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सोच, एक रात में तेरे घर का साल भर का खर्च निकल आएगा। कमला की बातों में दीपिका की मजबूरी को सहारा मिल गया। अपनी माँ के बढ़ते इलाज के खर्च ने उसे तोड़ दिया था। उसने गलत रास्ता चुन लिया। वो इस नए शहर में एक नई पहचान, एक नया अतीत और एक नई कहानी लेकर आई थी। आज उसका नाम था नव्या शर्मा, एक सीधी साधी और संस्कारवान लड़की, जिसका लक्ष्य था मुंबई का एक अमीर लेकिन अकेला बैंकर आर्यन मेहरा। आर्यन के माता पिता नहीं थे और वो प्यार और सहारे की तलाश में था। एक साहित्यिक समारोह में नव्या की मुलाकात आर्यन से हुई। उसने खुद को एक अनाथ आर्टिस्ट बताया, जिसे अपनी प्रदर्शनी के लिए पैसों की जरूरत थी। मेरा कोई सहारा नहीं है आर्यन जी। बचपन से ही मैंने संघर्ष किया है। मुझे बस एक ऐसे साथी की तलाश है जो मेरी कला को समझे और मेरे अकेलेपन को खत्म कर दे। नव्या जी, प्लीज रोइए नहीं। मैं आपकी कला को न सिर्फ समझूंगा बल्कि आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। मुझे आपके भोलेपन पर यकीन है। क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? मैं आपको हर खुशी दूंगा। शादी हुई। आर्यन ने नव्या को अपना सब कुछ सौंप दिया। भव्य शादी, बेशकीमती गहने और एक खुशहाल भविष्य का वादा। लेकिन नव्या का दिल लोहे का था। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद जब आर्यन सुबह उठा तो घर का तिजोरी खाली थी और नव्या गायब। उसने महज 10 दिनों में आर्यन के बैंक खाते और पुश्तैनी गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। सर, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो इतनी मासूम लगती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे सारे गहने जो मेरी माँ की निशानी थे सब लेकर भाग गई। प्लीज उसे ढूंढिए, उसका नाम नव्या है। मिस्टर आर्यन,
हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह के जालसाज बहुत शातिर होते हैं। उन्होंने यकीनन फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए होंगे। आप चिंता न करें, हम जांच शुरू करते हैं। मुंबई से निकलने के बाद मायावी ने कुछ महीनों तक अपनी पहचान बदली और बैंगलोर पहुंच गई। अब वो ईशा कपूर बन चुकी थी, एक सफल IT कंपनी की डायरेक्टर की बेटी जो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाती थी। उसका अगला शिकार था एक कंस्ट्रक्शन टाइकून का बेटा विनय गुप्ता। विनय को अपनी कंपनी के लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो बिजनेस की समझ रखता हो। मिस्टर विनय, मैं जानती हूँ कि आपका प्रोजेक्ट शानदार है, लेकिन बाजार में जोखिम बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस निवेश को 2 हिस्सों में बांट दें और क्रिप्टो में थोड़ा पैसा लगाएं तो मुनाफा दुगना हो सकता है। मेरे पास एक अंदरूनी जानकारी है। ईशा जी, आपके बिजनेस की समझ लाजवाब है। मेरे पिता भी अक्सर कहते थे कि इस लाइन में तेज दिमाग और खूबसूरती का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। हम शादी करेंगे और इस बिजनेस को मिल के आगे बढ़ाएंगे। ईशा और विनय की शादी भी हो गई। इस बार मायावी का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बिजनेस की कुछ गोपनीय जानकारी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी थी। 2 हफ्ते तक विनय के घर में रहने के बाद ईशा ने कंपनी के सभी गोपनीय क्लाइंट डेटाबेस और एक बड़ी रकम अपने नाम की और एक मीटिंग का बहाना करके शहर छोड़ दिया। विनय को उसके गायब होने का पता तब चला जब अगले दिन उसकी कंपनी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया। डैड, वो सिर्फ पैसे लेकर नहीं भागी, उसने हमारी क्लाइंट लिस्ट चुरा ली है। हमारे सारे ईमेल्स, सारे प्लान सब उसके पास हैं। वो एक फ्रॉड है, एक धोखेबाज। मैंने उस पर इतना भरोसा किया। तुमने इतनी जल्दी किसी अनजान लड़की पर कैसे भरोसा कर लिया? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस को फोन करो, लेकिन इस बार संभल कर। ये लड़की किसी पेशेवर अपराधी की तरह काम कर रही है। कुछ समय बाद मायावी ने अपना तीसरा जाल बुना। इस बार उसने खुद को एक दुखियारी और धार्मिक लड़की शिल्पा के रूप में पेश किया। उसका तीसरा शिकार था दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का मशहूर डॉक्टर कपिल वर्मा। डॉक्टर कपिल एक सादगी पसंद इंसान थे जो सेवा भाव में विश्वास रखते थे और किसी भी तरह के दिखावे से दूर रहते थे। शिल्पा ने डॉक्टर कपिल को बताया कि वो एक NGO में काम करती है और उसे अपने गांव में एक छोटा अस्पताल खोलने के लिए दान की जरूरत है। डॉक्टर कपिल उसके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। शिल्पा, मुझे आपके विचार बहुत पसंद आए। मैं जानता हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो हम दोनों मिलकर समाज के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको आर्थिक रूप से पूरी मदद दूंगा। डॉक्टर साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपके साथ एक सादा जीवन जीना चाहती हूँ, पर हाँ, अगर आप मुझे अस्पताल के लिए फ़िलहाल 50 लाख रुपए दे दें तो मैं तुरंत गांव जाकर ज़मीन का काम शुरू करवा दूंगी। शादी हुई और डॉक्टर कपिल ने बिना किसी संकोच के तुरंत 50 लाख रुपए का चेक शिल्पा को दे दिया। चेक क्लियर होते ही शिल्पा ने बहाना किया कि उसे किसी जरूरी धार्मिक अनुष्ठान के लिए गांव जाना है। वो पैसे लेकर गायब हो गई और डॉक्टर कपिल को सिर्फ एक खाली घर और सेवा के नाम पर हुआ धोखा मिला। डॉक्टर कपिल के यहाँ से मोटी रकम बटोरने के बाद मायावी ने इस बार एक शांत छोटे शहर का रुख किया। उसका अगला नाम था प्रिया। इस बार उसका निशाना था एक स्थानीय विधायक का बेटा अभिषेक। अभिषेक एक बिगड़ैल लेकिन दिल का अच्छा लड़का था, जिसे पहली नज़र में प्रिया से प्यार हो गया। प्रिया ने खुद को एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की बताया, जो विधायक के घर की सादगी और अनुशासन से प्रभावित थी। बाबूजी, माताजी, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मुझे इस घर में सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं तो बस एक परिवार चाहती हूँ। हमारी बहू बहुत संस्कारी है। अभिषेक, तुमने सही चुनाव किया है। इस घर की जिम्मेदारी अब प्रिया की है। प्रिया ने इस बार एक अलग रणनीति अपनाई। उसने घर में सबका विश्वास जीतने के लिए कई हफ्तों तक रसोई और पूजा पाठ में खुद को व्यस्त रखा। उसने सब कुछ इतना सधा हुआ किया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। एक दिन जब प्रिया विधायक जी के साथ एक स्थानीय अखबार के लिए फोटो खिंचवा रही थी, तो वो फोटो अगले दिन क्षेत्रीय संस्करण में छप गई। तीनों पीड़ितों की शिकायत और सबूतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत विधायक के घर पर छापा मारने की योजना बनाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी टीम को समझा दिया कि महिला खतरनाक और शातिर है। टीम, हमें यह कार्रवाई शांति से करनी है। यह महिला 4 लोगों को धोखा दे चुकी है और हो सकता है कि अब इसके पास हथियार हों। कोई जल्दीबाजी नहीं। हम विधायक जी के घर शांति से जाएंगे और सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार करेंगे।
अगले दिन शाम को प्रिया यानी मायावी अपने कमरे में बैठी और वो डायरी पढ़ रही थी जिसमें उसने अपने सभी धोखों का लेखा जोखा रखा था। उसने ये डायरी हमेशा एक गुप्त जगह पर छुपा कर रखी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आपको गिरफ्तार किया जाता है मायावी। आपके खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और जालसाजी के 4 मुकदमे दर्ज है। मैं इंस्पेक्टर सक्सेना हूँ। ये रहा वारंट। मायावी एकदम से चौंक गई। उसके चेहरे पर प्रिया की विनम्रता एक पल में गायब हो गई और उसकी असली शातिर मुस्कान आ गई। 4? मुझे लगा था कि कम से कम 5 तो हो चुके होंगे। इतनी जल्दी पकड़ लिया। मैंने सोचा था कि पुलिस को तो कम से कम 2 और शिकार ढूंढने में वक्त लगेगा। ये सब बकवास बंद करो। तुमने आर्यन मेहरा, विनय उप्ता, डॉक्टर कपिल वर्मा और अब अभिषेक को धोखा दिया है। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारे सारे फर्जी दस्तावेज और इस डायरी में लिखे सारे सबूत हमें मिल गए हैं। तुम्हारा खेल खत्म। विधायक अभिषेक और उनकी पत्नी ये सब देखकर सदमे में थे। अभिषेक की आंखें नम थीं। पुलिस ने मायावी को हथकड़ी लगाई और उसे उस घर से बाहर निकाला जहां उसने एक संस्कारी बहू का नाटक किया था। मायावी को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। जब गाड़ी हवेली से निकली तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब, ठंडी और क्रूर संतुष्टि थी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।